हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। और नो द गेम पॉडकास्ट की कार्य प्रगति पर प्लेलिस्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना स्पेशल चीज़ों को छोड़ा जाए, क्योंकि हम हर एपिसोड में यही बोलते हैं कि हम आज बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में बात करें। अब करें क्या, हर एपिसोड हर एस्पेक्ट जो है आपका करियर का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल है कि हम हर एपिसोड को तो स्पेशल नहीं बना सकते। लेकिन आज हम एक बहुत सिंपल चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो कई बार नज़रअंदाज हो जाती है, या फिर इसको बोल सकते हैं नज़रअंदाज ना बोलते हुए उसको ये बोलेंगे कि उसको कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस दे दिया जाता है। और आपको पता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगा तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जॉब सर्च कैसे किया जाए। नए-नए अगर आप एक शहर में आए हुए हो, गाँव से निकले हो, कस्बे से निकले हो और एक किसी बड़ी जगह पे बड़े एनवायरनमेंट में आए हो, तो वहाँ पर आके जॉब सर्च कैसे किया जाए, स्पेसिफिकली आपकी पहली जॉब कैसे सर्च की जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ पहली जॉब के लिए यूज़ करना है। हो सकता है अगर आप चाहो तो इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर जॉब के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सी गाइडलाइंस हैं और कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि इस एपिसोड में हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एस्पेक्ट ना हो जो हम मिस कर जाएँ। तो इसलिए हम हर चीज़ को लिस्ट करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें डाल दे रहा हूँ कि कौन-कौन सी तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हो, ताकि आपके पास में एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीका हो, जिससे आप अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवाँ या और भी उससे ज़्यादा अगर आपने किए हैं जॉब्स, तो वो जॉब आप ढूँढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, स्पेशली नए-नए परिप्रेक्ष्य में आके। तो हम पहले तो एक थोड़ी-सी भ्रांति को हर हर बार की तरह हम एक छोटी-सी किसी न किसी मिथ को डिसमेंटल करेंगे। आज हम इस मिथ को डिसमेंटल कर रहे हैं, तो जो हम ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ना कि मैं जॉब सर्च करना है, जॉब सर्च करना है। एक्चुअली ना ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। आजकल के ज़माने में जॉब सर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मज़ा तो तब आता है, और अगर हम हीरो बनने की कोशिश करें तो यही बोलेंगे कि मज़ा तो तब है जब आप जॉब सर्च ना करते हुए जॉब आपको सर्च करें। तो ऐसा हमारे साथ तो होता नहीं। हम तो नए-नए लोग हैं और हम नए-नए किसी शहर में आए हैं, तो हम कोई शहंशाह तो है नहीं कि लोग हमें सर्च करते हुए पहुँच जाएँगे। तो हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उस प्रोसेस को मैं भ्रांति को तोड़ना इसलिए चाह रहा हूँ कि उसको जॉब सर्च ना करते हुए हम जॉब स्टार्ट बोलना चाहिए। क्योंकि जॉब सर्च जो है ना, वो सिर्फ़ एक आधा पहलू है। बाकी उसके आगे भी बहुत सारी स्टेप्स हैं जो हमें करना ज़रूरी है। उसके पहले भी बहुत सारी स्टेप्स हैं जो हमें करना ज़रूरी है, लेकिन हम कहीं न कहीं सिर्फ़ हम सर्च तक लिमिट रह जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जब जब ये टर्म जॉब सर्च जब ये नई-नई चली थी और प्रचलन में आई थी, तो 1960s, 70s, 80s और इवन 90s तक भी कैसा होता था कि जॉब्स होती ही नहीं थी। कई बार ऐसे होता था कि जॉब्स आई नहीं। ले दे के जो भी जॉब्स आती थी वो सरकारी कंपनीज़ में आती थी, या तो पीएसयूज़ में आती थी, या गवर्नमेंट जॉब्स आती थी। तो जॉब तो आती नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों को जॉब करना है अगर, तो उनको पहले तो सर्च करना पड़ता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। हर जगह कहीं पे आपके ना तो इंटरनेट था, ना कुछ भी नहीं था, तो लोगों को पहले सर्च करना पड़ता था। और जो सर्च कर लेता था ना कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये ओपनिंग है, वो वहाँ जाके उसको हथियार लेता था, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत कम था उस टाइम पे, और कंपटीशन भी बहुत ही कम था। तो ये जो है ना, पुराने ज़माने में हो सकता है मेरे फादर के जनरेशन में या मेरे चाचा जी के जनरेशन में ये चीज़ बहुत एप्लीकेबल हुई कि आप जॉब सर्च करो। लेकिन आज की तारीख में अगर आप सिर्फ जॉब सर्च कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आप एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे हो। और नो द गेम पॉडकास्ट के जो मेरे शेयर व्यूअर्स हैं, उनके साथ में मैं ये डिसएडवांटेज नहीं होने दूँगा, इसलिए मैं आपको पूरी कथा सुनाऊँगा। मैं आपको पूरी प्रवचन बताता जाऊँगा कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या करना है जॉब सर्च के अलावा, ताकि आप वो परफेक्ट करियर की परफेक्ट स्टार्टिंग कर सको और अच्छे खासे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको। तो बेसिकली जॉब सर्च के अलावा 2 मेजर पहलू हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा आपको उसका एक्सटेंशन है जो आपको करना है। तो एक तो उसके पहले वाली जो प्रोसेस है वो ये रहती है कि आपको जॉब सर्च करने से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्च कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे जॉब है तो आपको मिल ही जाएगी, नहीं। आप उसके लिए रेडी भी तो होना चाहिए ना, आपको भी तो सब कुछ आना चाहिए, आपको भी तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड वो सब चीज़ें होना चाहिए। तो भई वो तो पहले, तो वो जॉब के पहले वाली जो बातें हैं वो प्री जॉब सर्च हो गई। फिर उसके बाद में एक बार जॉब सर्च की प्रोसेस आपकी, और जॉब सर्च के बाद में आपकी सिलेक्शन और क्वालिफ़िकेशन। भई तभी तो अल्टीमेटली आप स्टार्ट कर लोगे ना। चलो मान लो आपने सर्च कर लिया, आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन अगर सामने वाले ने सिलेक्ट ही नहीं किया तो? तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो आपका उद्देश्य सिर्फ़ जॉब सर्च नहीं करना है, आपको जॉब सर्च करके सिलेक्ट होना है वहाँ पे। सिलेक्ट होने के बाद क्वालीफ़ाई करना है, क्वालीफ़ाई होने के बाद जॉइन करना है। जॉइन होने के बाद में अपने आप को, आपको पता होगा कि हर कंपनी में कुछ ना कुछ दो ड्यूरेशन का एक प्रोबेशन पीरियड होता है।
हालाँकि एंट्री लेवल जॉब्स हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर जो है वो प्रोबेशन पीरियड 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन 6 महीने तो आप मान के चलो, अगर वो कोई एक एस्टैब्लिश कंपनी है। अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, मतलब मीडियम एंड स्मॉल साइज़ एंटरप्राइज़ेज़ वाली जो होती है, जो मतलब कि लघु उद्योग की श्रेणी में जो आते हैं, उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर शायद ये वाला क्राइटेरिया थोड़ा-सा हल्के में लिया जाता है। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कई बार वो 1-2 महीने में ही भगा देते हैं कि भाई कल से मत आना, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है और वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस ड्रिवन भी नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी होता है कि कई बार वो 6-6 महीने, साल-साल भर तक अगर आपसे काम करवाते हैं, तो भी वो आपको कन्फर्म नहीं करते हैं कि यार ठीक है, आप पक्के एम्प्लॉयी हो। और मेरे ख़्याल से आज के ज़माने में 2024 में ये जो कन्फर्म जॉब वाला जो भ्रम चल रहा है ना, इसको भी हम किसी और वीडियो में तोड़ेंगे। लेकिन एक एक आइडिया आप ये मान के चलो कि नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ कन्फर्म। आप 10 साल भी किसी कंपनी में काम करोगे ना, वो आपको 1 महीने का नोटिस पकड़ा के बोलेगा कल से मत आना। ये होता है, हो सकता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा कभी भी अपने मन में ये विचार कभी मत लेना कि हम परमानेंट हो गए। वो केवल सरकारी नौकरी में होता था, सरकारी में भी आजकल ऐसा नहीं होता है। तो ये करियर को जो है ना, करियर को हमेशा अब हम हमेशा हम ये सोचते हैं कि एक वो परमानेंट्स वाले जो पार्ट है ना, वो धीरे-धीरे करके हमारे कल्चर से ही खत्म हो रहा है। और आजकल तो नए-नए ऐप्स आ गए हैं, अगर आप गीगर ऐप की बात करें, तो उसमें भी वही है। वहाँ पर तो जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट ही खत्म कर दिया। उन लोगों ने बोला नो नीड टू गेट एम्प्लॉयड, आप सीधे आके काम कर लो। बस काम कर लो अच्छे से। आ जाओ, शो ऑफ कर लो, आप सही टाइम पे पहुँच जाओ, ईमानदारी से काम कर लो, शाम को अपना पैसे लेके चला जाओ, जो भी काम हो। ऐसे अपवर्क, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो एम्प्लॉयमेंट से उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है ना, इसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आती हैं, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ में थोड़ा-सा एक कंफर्ट ज़ोन आए, थोड़ा-सा एक परमानेंसी आए, थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आए। क्यों आए? क्योंकि उसको अपनी बाकी की जो लाइफ के इवेंट्स हैं ना, वो सब प्लान करना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जॉब सर्च करते हैं, जिसको अब हम आज के बाद से, इस पॉडकास्ट के बाद में आप कभी भी जॉब सर्च नहीं करोगे, आप जॉब सिलेक्शन करोगे, ताकि आप प्री जॉब सर्च भी कर लो और फिर उसके बाद में आप जॉब सर्च भी कर लो और उसके बाद में सिलेक्ट भी हो जाओ, आप जॉइन भी कर लो और प्रोबेशन में भी बाहर हो जाओ। प्रोबेशन को भी कवर कर लो, बाहर मत हो जाना, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम थोड़ा-सा ये भ्रम को तोड़ दिया। अब हम जल्दी-जल्दी से आ जाते हैं कि यार हम कैसे जॉब को सर्च करें। लेकिन जॉब सर्च के पहले मेरी हमेशा के 3 क्राइटेरियाज़ है, आपको हमेशा याद रखना है। और कोई भी जॉब सर्च स्टार्ट करने से पहले या जॉब सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें होना चाहिए। आपके पास में अगर 3 चीज़ें रेडी हैं, हाथ में रेडी हैं, तो ही आप जॉब सर्च करो, अदरवाइज़ करके कोई मतलब नहीं है। आप निराश ही होगे, अपना टाइम पास करोगे और उसका कहीं कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कौन-कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो आपको डिसाइड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का जॉब करना है। टाइप ऑफ जॉब नए-नए शहरों में और एंट्री लेवल जॉब्स कौन-कौन से होते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप देखना इसी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने उसको हर चीज़ में स्टडी किया है कि सेल्स में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में किस तरह के जॉब्स होते हैं और आई थिंक उससे आपको एक बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के जॉब्स ऑप्शन हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेनू मिलता है ना कि डेज़र्ट में ये है भैया, स्टार्टर में ये है, नॉन-वेज में ये है, वेज में ये है और कॉकटेल मॉकटेल में ये है, तो आप चूज़ कर सकते हो उसमें से। लेकिन उस चूज़ करने के लिए ये भी है कि आप वेज खाते हो कि नहीं खाते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट तो नहीं हो, आपको मीठा चलता है कि नहीं चलता है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे कि उस मेनू में से आपको क्या चाहिए। जब आप एक बार चूज़ कर लो तो आपकी क्षमता अनुसार, आपके इंटरेस्ट अनुसार, आपके लॉन्ग टर्म प्लान के अनुसार जो भी आप टाइप ऑफ जॉब या टाइप्स ऑफ जॉब सिलेक्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल जॉब्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल कैटेगरीज़ ऑफ जॉब्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसी कोई सी भी जो आप एक लिस्ट बना लो कि आपको कौन-कौन सा काम चलता है, जो-जो आप कर सकते हो। और जो भी काम आप कर सकते हो, उसकी नेक्स्ट स्टेप आती है, उससे रिलेटेड उसको हाइलाइट करते हुए, उससे रिलेटेड स्किल्स को हाइलाइट करते हुए आपका एक सीवी, बायोडेटा या रिज़्यूम जिसको बोलते हैं, वो बनाना है। तो वो आपके पास बना हुआ और रेडी होना चाहिए। कहीं भी जॉब अप्लाई करने से पहले आपके पास में आपका टाइप ऑफ जॉब और आपका सीवी रेडी होना चाहिए कि मेरे पास ये है। और तीसरी चीज़ जो है, जो जॉब सर्च करने से पहले या जॉब अप्लाई करने से पहले करोगे, वो है कि आपको प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। वो प्रेज़ेंटेबल वाला पार्ट है, वो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है। अगेन उसको प्रॉपर डिटेल में समझो। हर चीज़ को आपको पॉइंट बाय पॉइंट यूज़ करने की या उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका एसेंस, मतलब जो उसका जो सार है, वो समझने की ज़रूरत है कि आपको जो है अपने आप को साधारण बनाना है, अपने आप को एकदम सिंपल और ऐसा एकदम
पुष्प समान बनाना है कि आप कहीं भी चढ़ सकते हो, उस पुष्प को कहीं भी चढ़ाया जा सकता है। और यही हर एम्प्लॉयर को चाहिए कि यार मुझे ऐसा वर्सेटाइल बंदा मिल जाए ना, जिसको मैं सेल्स में भी लगा दूँ, इसमें भी लगा दूँ। क्योंकि कोई बड़ी कंपनियाँ जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है, लेकिन जिस तरह की कंपनियों में आप और मैं काम करते हैं ना, वो एमएसएमईज़ होती हैं। बेचारे वो अपने आप में किसी तरह से तो वो कंपनी चला रहे हैं, किसी तरह से तो उनका अच्छा धंधा चल रहा है। थोड़ी-थोड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और वही एस्टैब्लिशमेंट में आपको उनको सपोर्ट करना है। और इसलिए वो चाहते हैं कि यार वो बंदा जो है थोड़ा-सा एक ऑलराउंडरिश काइंड ऑफ बंदा हो, तो कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बैटिंग भी कर ले, थोड़ी बॉलिंग भी कर ले, थोड़ी-सी फील्डिंग भी कर ले और विकेट कीपिंग तो करना ही है। तो ये मतलब इस तरह का जब आप अपने आप को प्रेज़ेंट करोगे और अपने आप को किसी एक जॉब टाइप में लिमिट ना करते हुए, एक जॉब फैमिली में अगर आप उसको अपने आप को बताओगे कि सर मेरे पास में ये स्किल्स हैं और मैं रेडी हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मेरा तो एक करियर की शुरुआत है। मैं अभी-अभी शहर आया हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आप जैसा गाइड करोगे मैं वैसा-वैसा अपने आप को एज़ एन एम्प्लॉयी एक एज़ अ वर्दी एम्प्लॉयी अपने आप को आपकी टीम का बनाने की कोशिश करूँगा। जब आप ऐसा बोलोगे किसी एम्प्लॉयर को तो ऑब्वियसली वो यही सोचेगा ना कि यार हायर कर लो, इतना अच्छा बंदा मिल रहा है। तो जब आपके पास में ये तीनों चीज़ें रेडी हो जाए, आपका टाइप ऑफ जॉब, आपकी सीवी और आपका प्रेज़ेंटेबिलिटी और आपकी जो मतलब ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी बहुत प्रेज़ेंटेबल हो जाए, फिर उसके बाद अपना आप जॉब सर्च या जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे। तो सबसे सिंपल फंडा ये है कि ये जॉब सर्च और जॉब एप्लीकेशन हो ना, जैसे मार्केटिंग में होता है सेम इसमें भी होता है कि वो 2 तरीके से होता है। ये 2 कौन से तरीके होते हैं? एक होता है ऑर्गेनिक जॉब सर्च और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक जॉब सर्च। ये ऑर्गेनिक इर्गोनिक क्या सर आपने तो केमिस्ट्री बना दी है, मतलब कहाँ से ले आए आप, केमिस्ट्री का फंडा ही घुसा दिया इसके अंदर। तो भाई केमिस्ट्री का फंडा तो है, लेकिन लॉजिक का फंडा भी है। लॉजिक ये बोलता है कि जॉब सर्च ऐसा नहीं है कि सभी को आप मतलब कल से एक ढोल खरीद लिया और या ढोल किराए पे ले लिया और बजाते-बजाते पूरी गली दर गली चले जा रहे हैं कि सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ढंग टक टक टक, ऐसा तो होता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से, सूचनाबद्ध तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और जहाँ-जहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, आपको अपना जॉब सर्च करते जाना है। तो ये जो है हर तरह की ऑडियंस अलग है। एक ऑडियंस ऐसी है जो आपको जानती है या किसी ऐसे पर्सन को जानती है जो आपको जानता है। और एक ऐसी ऑडियंस है जिसको आप कभी ना मिले हो, उसको नहीं पता आप कौन हो, आप कहाँ से आ रहे हो, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। तो जब एक ऐसी ऑडियंस से बात कर रहे हो कि जो आपके थ्रू किसी न किसी के थ्रू आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू जानते हो, तो ऑब्वियसली आप उनसे थोड़ा-सा एक ज़्यादा आत्मीयता से बात करोगे, राइट? एक अधिकार से बात करोगे कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वहीं अगर आप किसी और को, किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहे हो जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानता है, तो फिर आपको उसको मतलब बहुत विनम्रता से पेश आना पड़ेगा ना कि सर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये जॉब है, मुझे ये आता है। तो पूरे एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इन 2 तरह के जॉब्स में। और वही जो है पर्सपेक्टिव जो है वो हम अभी और डिटेल में समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या करना है और इनऑर्गेनिक में क्या करना है। ऑर्गेनिक का सिंपल फंडा है कि जो लोग आपको जानते हैं, जो आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़, पड़ोसी, जो भी आपके प्रॉक्सिमिटी वाले जो लोग हैं, मतलब जो आपके वाया-वाया करके जिनको भी आप जानते हो, या तो वो लोग हैं। अगर उन लोगों को आपको सीवी देना है तो आपको फिज़िकली सीवी देना चाहिए, उनको आप सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो और बहुत अलग-अलग तरीके से उन तक आप अपना सीवी पहुँचा सकते हो, अपने बायोडाटा पहुँचा सकते हो और एक जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसको वो अप्रोच आपका थोड़ा-सा और ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड और थोड़ा-सा और ज़्यादा अप्रोचेबल अप्रोच रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक वाला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो इस तरह से आप अपनी जॉब सर्च को स्टार्ट करोगे। तो जब हम ये फ्रेंड्स और फैमिली और अपने पड़ोसी और प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक फंडा यूज़ किया जाता है, जिस फंडे को हम बहुत कॉमनली बोलते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं और फैमिली हैं, वो उनको आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आपकी क्या-क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या-क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे आप अटक जाते हो, कहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो। कहाँ पे आपके महत्वाकांक्षा है, कहाँ तक आपके एम्बिशंस जाते हैं, वो सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली और थोड़ा-सा अगर आप अपने पड़ोसी तक भी अगर ये बात पहुँचा सकें, तो कहीं न कहीं वो आपको एक ऐसी जगह कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली और आपके पड़ोसी जो है अगर बहुत टाइम से उस शहर में रह रहे हैं या फिर रिलेटिवली ज़्यादा टाइम तक रह रहे हैं, आपको पता है कि उनके वो काफ़ी लोगों को जानते होंगे। तो आपको उन्हें ये सब चीज़ें बताकर ये कन्विंस करना है कि वो जिन-जिन लोगों को जानते हैं, उनके पास में अगर कहीं न कहीं कोई न कोई अगर ओपनिंग रहेगी, तो वो वहाँ तक आपको कनेक्ट कर दें और वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए अब उनको भी पता तो है नहीं, ऑब्वियसली वो भी कोई बहुत ज़्यादा, जैसे आप मेरे रिलेटिव्स देखोगे या किसी के भी आप रिलेटिव्स को देखोगे या फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को देखोगे, वो हमारे सेम ही परिप्रेक्ष्य से आते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम कहीं और हैं और हमारे रिलेटिव्स बहुत ही हाई-फाई होंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है। हमारे फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही हमारे जैसे ही बनते हैं, आइडेंटिकल
पॉलिटिकल बनते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम सभी एक ही सोशल तबके के होते हैं। तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि उनको पता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कहीं न कहीं से कोई ना कोई ऐसी ओपनिंग निकल आती है, या किसी के यहाँ पे किसी ने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ दिया है, या कहीं पे कुछ नई ओपनिंग आ गई है, उनको पता है कि इस कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है, नया प्लांट डल रहा है, या कोई नया स्टोर खुलने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इनफॉर्मल नॉलेज जो होता है हर कम्युनिटी का, हर क्षेत्र में, हर शहर में, और हर शहर की एक अंडरबेली ज़रूर होती है। अंडरबेली मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ा जानवर होता है, जैसे शेर देखोगे, तो शेर ऊपर से बहुत तगड़ा रहता है बिल्कुल, कि कोई मारेगा तो उसको लगती भी नहीं होगी, मेरे को नहीं लगता कि उसको लगती भी होगी। लेकिन जो उसका पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, मतलब चारों पैरों के बीच का जो हिस्सा है, उसको अंडरबेली कहा जाता है। और वो काफ़ी थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है, मतलब अगर वहाँ पे अगर आप चाकू खंजर लेके चला दोगे, तो वो बचेगा नहीं वो पर्टिकुलर जानवर तो। या एलिगेटर भी देखोगे, तो एलिगेटर के नीचे जो रहता है ना वो हिस्सा, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है कंपेयर्ड टू उसकी ऊपरी स्किन के। तो हर शहर की ना ऐसे एक अंडरबेली होती है। अंडरबेली मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है, या ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, उसकी पॉकेट्स ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा वो सोशली तो बैकवर्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस शहर को चलाने में एक बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट में भूमिका अदा करते हैं। और ये जो अंडरबेली है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर भारत की आत्मा को समझना है, और नए भारत की अगर आत्मा को समझना है। नया भारत जो है ना, वो गाँव से निकल चुका है अब, और नया भारत जो है वो शहरों में आ चुका है, लेकिन अभी वो इन छोटे-छोटे जो पॉकेट्स हैं ना हर शहर में, वहाँ पे अटका हुआ है। हमारा काम इस पॉडकास्ट में भी है कि उनको उन पॉकेट्स से निकालना है। हम चाहते हैं कि उन पॉकेट से निकाल के उनको किसी ऐसी मौका दिया जाए, उनको इतनी थोड़ी-सी स्किल दी जाए, थोड़ी-सी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस सही मौके का इंतज़ार है, और मौके के लिए अपने आप को तैयार करने का इंतज़ार है। जैसे ही वो हो जाएगा, फिर आप देखो सक्सेस हर तरफ अबंडेंस में होने वाली है। तो कमिंग बैक टू अपने इस एग्ज़ाम्पल पे, कि फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जो पड़ोसी हैं, उन सबको आप ये एक्सप्लेन कर दो इन रियल टर्म्स कि सर मेरे को ना ये चीज़ आती है, मेरे को तो ये भी करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आप डिटेल में जब वो बता दोगे, फिर वो अपने ध्यान में रखेंगे कि जब भी कहीं उनको कुछ पता चलता है, और अगर आपने उनसे प्यार से और जेन्युइनली और रिस्पेक्टफुली अगर इनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर आपको पता चले तो आप प्लीज़ मुझे बताना, तो फिर वो डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और जब भी वो हेल्प करें, तो आप उसको याद रखिए किसी ने आपकी हेल्प करी है, ताकि आप जब भी आपको मौका लगे उनको हेल्प करने का, या किसी और को हेल्प करने का, आप तैयार रहिए। लोगों को हेल्प करने से ही एक दूसरे को हेल्प करोगे, तो सब आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अपने आप को ही हेल्प करोगे, तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो चीज़ है, इसको थोड़ा-सा आप देख लो। ऑर्गेनिक वे ऑफ जॉब सर्च जो है वो इस तरह से चलता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव मतलब कि कितना श्योर शॉट है ना, कि अगर जैसे मेरा दोस्त है, वो किसी कंपनी में काम करता है, उसको पता चला है कि यार एक कोई बंदा है जो अभी-अभी रिज़ाइन करके गया है, और उसको इनसाइडर न्यूज़ है कि वो बंदा रिज़ाइन करके गया है, और मैनेजर को काम के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है। और अगर उसने वहाँ पर आपका नाम रेफ़रेंस में डाल दिया है, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। और मतलब वो तो आप सीधे पहुँच गए डिसीजन मेकर के पास में, जिसको सच में उस वाले बंदे की ज़रूरत है। आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो उस चीज़ को। एक कंपनी में, एक मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता भी नहीं। और एक मेरे पास में किसी ने रेफ़रेंस दिया हुआ है। रेफ़रेंस दिया हुआ है मतलब कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये आप इसका सीवी देखिए, क्या आपको फिट लगता है? तो जो रेफ़रेंस वाला पार्ट होता है ना, हालाँकि इट लुक्स वेरी अनफ़ेयर, मतलब जो लोग बिना किसी सिफ़ारिश के गए हैं वहाँ पे, वो कि उनके लिए बहुत अनफ़ेयर लगता है ना, कि ये। पर आप एक कंपनी की तरफ से देखो, उनको एक कंपनी को थोड़ी-सी एक श्योरिटी मिल रही है कि मैं एक ऐसे बंदे को हायर कर रहा हूँ, जिसको मेरा एक एम्प्लॉयी ऑलरेडी जानता है। तो कल को अगर मुझे इसके काम में कुछ भी 19-20 लगा, तो मैं इस एम्प्लॉयी को भी बोल सकता हूँ कि यार आपने जो रेफ़र किया था ना, और ये जो एम्प्लॉयी जो हायर हो रहा है, या जिसको मैं जॉब दे रहा हूँ, उसको भी पता है कि वो किसी न किसी के थ्रू आया है, तो उसके साथ में सामने वाले की भी इज़्ज़त दाँव पे लगी हुई है। और ये जो है ना, ये बहुत सटल इमोशंस होते हैं, और कहीं न कहीं ये कंपनीज़ को बहुत कंफर्ट देते हैं रेफरल में। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियों में रेफरल के प्रॉपर प्रोग्राम चलते हैं, कि आप अपने दोस्तों को या किसी और को रेफ़र कीजिए, और आपके रेफरल जब आप करोगे, तो आपको पैसा भी मिलेगा उसके लिए। तो आप सोचो ये कितनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये एस्पेक्ट का जॉब सर्च बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करो कि जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, गाँव वाला कोई लड़का रहता है, कोई भी है, आप उनके पास जाके अपना सीवी ज़रूर दे के आओ। बताओ कि सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और सीवी की बहुत सारी कॉपी निकाल लो। और बहुत सारी कॉपीज़ मतलब कि थोड़े से ओपन एंडेड सीवी की, मतलब कि ऐसा एक मत बोलना कि मैं सिर्फ सेल्स ही करूँगा। आप उसमें अलग-अलग जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो भी आपके टाइप ऑफ जॉब्स हैं, वो सब लिख दो, ताकि
अगर किसी के पास में ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन। हम तो फर्स्ट जॉब कर रहे हैं ना, हम तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में हैं ना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कौन-सा वाला जॉब नहीं मिल रहा है। हमें तो बस एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, और जब उस जॉब में घुसेंगे तो ऑलराउंडर बन के बिल्कुल हर दिशा में छक्के और चौके मारने लग जाएँगे। तो हमें तो सक्सेसफुल होना ही है। फिर उसके बाद में आते हैं इनऑर्गेनिक वाले तरीके में। इनऑर्गेनिक वाले में क्या होता है ना कि अब ये जो है ना, ये थोड़ा-सा आपको प्रोफ़ेशनली सर्च करना है ये चीज़। प्रोफ़ेशनली मतलब कि इसके अंदर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एक तरफ तो आप जहाँ पे रिलेशनशिप्स के बेसिस पे जा रहे हो कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गाँव वाला है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरे पड़ोसी हैं। एक वो आप रिलेशनशिप के बेसिस पे जा रहे हैं, अपने नेटवर्क के बेसिस पे जॉब सर्च कर रहे हो। दूसरा आप यहाँ पे आ गए हो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब भैया यहाँ पे तो अगर आप में स्किल है, अगर आपके अंदर एक आप अगर बाकी के क्राउड से स्टैंड आउट करते हो, तो ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो आपका सीवी एकदम ज़ोरदार होना चाहिए, ताकि हर चीज़ उसमें क्लियरली लिखी हो। पढ़ने लायक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। सीवी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया, आप उसको भी चेकआउट करो, ताकि सीवी के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें, बारीकियाँ हैं। तो क्या होता है ना, जब इंटरव्यूअर्स देखते हैं ना, जो रिक्रूटर वाले जो होते हैं या एचआर वाले जो लोग रहते हैं या इवन जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, जब आपका सीवी देखते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि पूरी पोथी पढ़ेंगे आपकी सीवी में, अच्छा इसका नाम ये है, ये यहाँ-यहाँ का निवासी है, इसकी शादी हो चुकी है, इसने ये काम किया है, ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। वो देखते हैं उसको 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड में सरसरी तौर से देख लेते हैं, अच्छा कहाँ पर क्या है, बीकॉम है, नहीं है, नहीं है, टा-टा-टा करके डन, चलो नेक्स्ट सीवी। क्योंकि उनके पास आते ही बहुत सारे सीवी हैं। अब इतने सारे सीवी आएँगे तो उनको तो जल्दी-जल्दी चेक करना पड़ेगा ना कि मैं जल्दी-जल्दी सारे अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स को सर्च कर लूँ। और उसमें भी वो कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता मतलब कि वो सर्च करेंगे अपने कीवर्ड। जैसे उनको अगर चाहिए कि सेल्स वाला बंदा जो फार्मा में चाहिए काम किया हो, तो वो अपने उसमें सर्च करेंगे फार्मा सेल्स। तो जितने भी सीवी हैं उसमें जिसने भी अगर फार्मा सेल लिखा हुआ है अपने सीवी में, तो वो सीवी उनके सामने सेव हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर वो सीवी ऑटोमैटिकली कंप्यूटर ही उसको उनके सामने नहीं प्रेज़ेंट कर रहा है। तो आपका सीवी तो सामने आया ही नहीं। तो इसलिए बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आपका सीवी जो है वो प्रॉपर हो, ऑप्टिमाइज़्ड हो, सही तरीके से लिखा हुआ हो, और आप उसको सिस्टमैटिकली और सही तरीके से आपने अपलोड किया होगा। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला तरीका जो है इनऑर्गेनिक में है, वो है ऑनलाइन। ऑफ़ कोर्स ऑनलाइन का ज़माना है, हम सब अपनी ज़िंदगी जो है वो ऑनलाइन जीते हैं, तो जॉब सर्च क्यों नहीं होगा ऑनलाइन? ऑफ़ कोर्स जॉब सर्च भी ऑनलाइन ही होता है। और ये जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ना, हमें लगता है कि नया-नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आप जाके सबसे पहले आज गूगल करो कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी विच इज़ naukri.com कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? सबसे पहले कब वो लॉन्च हुई थी? आप उस साल को जानकर शॉक नहीं हो जाओ तो आप मुझे बताना बिल्कुल, और कमेंट में करके बताना कि अच्छा इतनी पुरानी कंपनी है। तो बहुत टाइम से कर रहे हैं वो लोग काम इसके अंदर, और उसी तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने काम करके अपने आप को और काफ़ी कैंडिडेट्स को हेल्प किया है जॉब सर्च करने में। उन्होंने पूरा नज़रिया बदल दिया है जॉब सर्च का। वही जो हम पहले जॉब सर्च करते थे, आज उन्होंने उसको जॉब सर्च प्लस एक्सटेंशन बना दिया है। तो जॉब सर्च प्लस प्लस हो गया है वो। तो अब इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में कौन-कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास? ऑफ कोर्स नौकरी, इंडीड, ओएलएक्स, जस्ट डायल, लिंक्डइन, ये सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएँगे। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप नए-नए शहर में आए हो, तो आपकी अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप किसी मित्र के साथ बैठो और इन सब पोर्टल्स में अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर लो। कुछ लोग प्रोफ़ेशनली भी, अगर आप किसी साइबर में कैफ़े में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत 20-30 रुपए देकर, या चेक करना पड़ेगा आपको कितने रुपए लगते हैं, थोड़ा से आप पैसे देकर वहाँ पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे प्रॉपर सिस्टमैटिकली करोगे तो उससे आपके इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अब आपको एक चीज़ इसमें बहुत-बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी नंबर दे रहे हो आप, पहली चीज़ तो आप मल्टीपल नंबर्स नहीं डालना है वहाँ पे, एक ही नंबर डालना है। सीवी में एक ही नंबर डालना है, ऑनलाइन में एक ही नंबर डालना है, आपकी प्रोफाइल में एक ही नंबर डालना है, आपके हर जगह। अब वो पूछोगे कि ये एक ही नंबर क्यों डालना है? क्योंकि किसी रिक्रूटर के पास इतना काम नहीं है कि वो एक ना लगा तो दूसरे पे लगाए, दूसरा ना लगा तीसरे लगाए। और आपको एक ही नंबर डालना है, लेकिन मेक श्योर कि अगले 6 महीने तक, साल भर तक आपका वो एक नंबर चालू रहे। जो आपका परमानेंट नंबर है आप वही डालो वहाँ पे। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पूरा जो गेम है ना, ये बहुत टाइम बाउंड है। मतलब आप सोचो, आपके पास पहले 10 सेकंड देखा आपका सीवी, 10 सेकंड में आपका सीवी पसंद आ गया, उसने फिर 20 सेकंड और लगाया, अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है। और जब उसका सीवी में आपको पसंद आया, सबसे पहले वो रिक्रूटर क्या करेगा या हायरिंग मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहले आपको कॉल करेगा।
अगर कॉल नहीं, और उसका काम बहुत ज़्यादा टफ रहता है, तो आपको हेल्प करना है उसको, आपको आप तक पहुँचने में आसानी से। तो आपका नंबर जो है बड़ा-बड़ा कहीं लिख दो, मेरा ये ठट-ठट नंबर है, और इस पे आप डायल करो। जैसे ही आप वो डायल करेगा और आपको फ़ोन उठा लेना है। अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसको ये नहीं पड़ी कि अरे! फलाने-फलाने ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद फिर लगाऊँगा, आधे घंटे बाद फिर लगाऊँगा, कल वापस लगाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यू गेट वन शॉट एट योर डेस्टिनी, हमेशा याद रखना है ये चीज़। तो आपके पास जब किस्मत कॉल करेगी तो एक ही बार कॉल करेगी। उस एक कॉल को मिस्ड कॉल नहीं होने देना है भाई। कुछ भी हो जाए, उस फ़ोन को हमेशा चालू रखो, फुल रिंगटोन पे रखो, और जैसे ही बजे भले ही पूरा घर हिल जाए आपके रिंगटोन से, लेकिन आपको आंसर ज़रूर करना है। तो इसलिए एक ही नंबर रखो, हर जगह रखो, उसको हमेशा एक्टिव रखो, और जब भी कोई कॉल करे तो आप उसको इमीडिएट बेसिस पे आंसर करो। अगर आप किसी कारण से मिस हो जा रहा है, तो बैलेंस डलवा के उसको कॉल बैक करो और पूछो कि सर आप, मैंने एक नंबर कॉल बैक किया है, मैंने एक कॉल मिस कर दिया था, क्या आप किसी कंपनी से बोल रहे हैं जहाँ से आपको जॉब है या कुछ है, तो वो आपको फिर गाइड करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा भी है कि ऐसे नंबर्स के ऊपर फ्रॉड कॉल्स बहुत सारे आती हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, और बिल्कुल लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि बस जो बोला है वह हर कॉल आंसर करके, और बोले नहीं। अगर आपको लगता है जेन्युइन कॉल है, जेन्युइनली वो जॉब ऑफर करना चाह रहा है, तो फिर आप उससे बाकी की डिटेल्स ले सकते हो। तो ये तो हो गया ऑनलाइन का गेम। आपने अपना सीवी डाल दिया, अपना प्रोफाइल डाल दिया। प्रोफाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा टिप मेरी तरफ से और हमारे पॉडकास्ट की तरफ से आपके लिए, अपनी बहुत एक सिंपल सी और प्यारी सी एक फ़ोटो ज़रूर लगाओ अपने सीवी में भी और अपने ऑनलाइन प्रोफाइल के अंदर भी। तो हालाँकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखते हो तो आपको बिना इंटरव्यू के जॉब मिल जाएगा। लेकिन उससे जो मेंटली और साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट पड़ता है रिक्रूटर के ऊपर, वो ये पड़ता है कि इस बंदे ने मेहनत करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करी है। तो उसको लगता है कि आप थोड़े से बाकी लोगों के कंपैरिज़न में, जिसने फ़ोटोज़ नहीं डाले हैं, अपने आप को प्रोफ़ाइल पिक्चर नहीं डाली है, उसके कंपैरिज़न में आप थोड़े से ज़्यादा सिंसियर लगते हो। हालाँकि यही चीज़ अगर सीनियर लेवल रोल की बात करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी पिक्चर हटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि उससे आपकी पिक्चर को देख के आपके परसेप्शंस बनाए जाते हैं आपके ऊपर, तो वो ना होते हुए उसकी बजाय आप सबसे बेस्ट है कि अगर आप एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहे हो, जैसे आप और मैं अभी जिस जिस फील्ड में हम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहिए, सिंपल सा होना चाहिए। अपने आप को गॉगल लगा के और बंदूक वाला पोज नहीं देना है। आपको सिर्फ सिंपल सा अच्छा सा एक पोज देना है, जिसमें आप क्लीन दिखें, आपके दोनों कान दिखना चाहिए उसके अंदर, और प्रॉपरली आपका फेस विजिबल होना चाहिए फुल लाइट के अंदर। तो ये हो गई एक्स्ट्रा टिप। इसके बाद में हम ऑनलाइन से जब हम फिजिकल दुनिया में आते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके शहर में एंट्री लेवल और मिड एंट्री लेवल जॉब्स के लिए काफ़ी जगह पे होते हैं वॉक-इन्स। वॉक-इन्स मतलब कि उसका इश्तिहार उन लोगों ने दे दिया, उसका एडवर्टाइज़मेंट उन्होंने दे दिया, या तो न्यूज़पेपर में, या तो किसी रेडियो पे, या कहीं पे, या कुछ भी, आपको जहाँ से ही पता लगे कि भाई यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको वहाँ पहुँच जाना है तैयार होके, प्रॉपर तैयार होके, और फिर अपना सीवी की कॉपी लेके कि भाई सर ये मेरा सीवी है, मेरे को इंटरव्यू देना है, मैं वॉक इन के लिए आया हूँ। और आप यकीन मानिए कि अगर आप एक प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ में एकदम सौम्य और बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति बन के जब आप जाओगे इंटरव्यू करने के लिए, तो कोई इंटरव्यू ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सिलेक्ट ना किया जाए। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, और अपने आप को उस मेंटल स्टेट में रखो कि हाँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हूँ। तो ये जब सेकंड वाला जो पार्ट हो गया, पहला जो था ऑनलाइन का, सेकंड हो गया आपका वॉक-इन्स के लिए कि आपके बहुत सारे वॉक-इन्स है वो होते रहेंगे। एक थर्ड एस्पेक्ट भी है जो तो कभी-कभी शेडी हो जाता है, कभी-कभी होता है, तो आपको थोड़ा-सा स्मार्टली काम करना है, वो है एजेंसी का। तो हर शहर के अंदर बहुत, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको बहुत सारी जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज मिल जाएंगे। अगर आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, दुनिया के, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी भी कोने में चले जाओ, आप पत्थर मारोगे तो शायद वो किसी न किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले को ही लगने वाला है। इतने ज़्यादा हैं, आई थिंक 10 या 12,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज तो रजिस्टर्ड है इंडिया में, उससे 3 गुना ज़्यादा अनरजिस्टर्ड तरीके से चल रही हैं। आई डोंट नो इतनी कंपनीज भी हैं कि नहीं जो इतनी हायरिंग कर रही हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है। क्योंकि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के लिए क्या लगता है, एक कम लैपटॉप चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, और आप बस लग जाओ बिल्कुल काम करने के लिए। तो आपको थोड़ा-सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि एक रेप्यूटेड रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाएँ और उनको अपनी प्रोफ़ाइल शेयर करें, उनसे बोलें कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप मुझे जॉब दिलवाने में मदद कर सकते हैं।
उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो सब समझो। कोई ऐसा तो टर्म कंडीशन नहीं जो आपको फंसा दे, वो सब के लिए स्मार्टली समझो। और जब आप ये सब चीज़ें स्मार्टली समझ लो तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जॉब मिलती है। मैंने काफ़ी लोगों को खुद भी पर्सनली भी अपनी खुद की एजेंसी के थ्रू लोगों को हेल्प करते हुए देखा है कि आप बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। एट द सेम टाइम काफ़ी लाइक ऐसे भी होते हैं जिनको एम्प्लॉयर्स भी होते हैं। और अब आप एम्प्लॉयर की तरफ से सोचो ना कि एम्प्लॉयर बोल रहा है कि यार मैं एक एडवर्टीजमेंट दूंगा, सैकड़ों लोग आ जाएंगे, उसमें से मैं कहाँ सिलेक्ट करता बैठूंगा। उससे तो अच्छा है कि किसी एजेंसी को थोड़े से पैसे दे दो और वो मेरे बिहाफ पे सारा सिलेक्शन और जो फिल्टरिंग है वो कर दे, और मुझे सिर्फ सिलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मिले, मैं उनसे मिलकर उसमें सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन सा बंदा चाहिए। तो उनका तो बहुत काम आसान हो जाता है ना। तो वही काम आसान करने के चक्कर में आपको इंश्योर करना है कि आप एजेंसी में भी अपना सीवी जो है, आपके शहर में, आपके एरिया में जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए और उन सब के यहाँ पे फिजिकली जाके अपना सीवी दे के आइए। अब आप इसमें एक चीज़ देखा है इसके अंदर कि जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें अगर आप वॉक इन्स और एजेंसी वाला देखो उसमें बहुत भागदौड़ है। आपको फिजिकली हर जगह जाना पड़ेगा और वो है बहुत बहुत ज़रूरी अच्छे करियर के लिए। आप देखो घर में बैठे-बैठे ऑनलाइन से जॉब तो मिल सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर भाग-दौड़ करोगे ना तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा जॉब, और शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट जॉब मिल जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी के बेस से आपको जॉब मिल जाएगा, ना सिर्फ़ जो आपके सीवी में लिखा हुआ है। फिर सीवी की बातें सही-गलत हम सब जानते हैं कि हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। आपने कुछ और सोच के लिखा हो, सामने वाले ने कुछ और सोच के पढ़ा हो, हमें नहीं पता। लेकिन जो आपका पर्सनैलिटी को आपको प्रॉपर इंटरव्यू करके आप वॉक इन करके जाओ, आप इमीडिएटली इंटरव्यू आप सोचो ना, वॉक इन तो इतना अमेजिंग चीज़ लगता है मुझे। पता नहीं क्यों इसका कल्चर कम हो रहा है, क्योंकि वो कमर्शियली वायबल नहीं है। लेकिन आप वॉक इन का कल्चर, मैं अपने इनिशियल जो मेरा करियर था उसमें मैं 2-2 3-3 हज़ार लोगों का वॉक इन एक साथ में करवाया करता था किसी एक बैंक के साथ में। तो मुझे बहुत पसंद है वॉक इन्स का, क्योंकि वॉक इन में जो है ना, जो कैंडिडेट है ना उसके हिसाब से आप सोचो, आप एक कैंडिडेट हो, सुबह 10 बजे आप वॉक इन के लिए जा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है। आप शाम को 5 बजे आते हो, आप सिलेक्टेड हो। एक दिन में आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और कितनी उम्मीदें लेके इन लोग आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए वॉक इन में, मैंने वो एस्पेक्ट बहुत क्लोज़ली देखा है। और मुझे लगता है कि वो जो एनर्जी होती है ना लोगों की, कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो है, तो उसमें कहीं न कहीं हमें भी एज़ अ रिक्रूटर बहुत मज़ा आता है रिक्रूट करने में, और एक बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि यार हमने कुछ लोगों को, इतनी भीड़ में से कम कुछ लोगों को तो हम हेल्प कर पाए और जॉब मिल पाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स कमर्शियली वायबल नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आजकल हो गई है, तो इसलिए वॉक-इन्स करना थोड़ा-सा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा आ गई तो फिर क्या करोगे, और मैनेज करना है, फिर आपको क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको क्राउड की सेफ्टी होना चाहिए, कल को कुछ ऊँच नहीं हो जाए, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसलिए कंपनीज़ आजकल मेगा वॉक-इन्स करने में थोड़ा-सा कतराती हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में लोग वॉक-इन्स करते रहते हैं और एक सिलेक्टेड टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाते रहते हैं। लेकिन आपको ये जो इंश्योर करना है कि ये जो सिलेक्टेड टारगेटेड ग्रुप है उसके लिए आप ऑनलाइन और हर जगह चेक करते रहो, जहाँ पर भी वॉक इन का एडवर्टीजमेंट आ रहा है पहुँच जाओ, और सारी एजेंसीज़ में भी चले जाओ, एजेंसीज़ में जाके अपना आप सीवी डाल दो। सीवी डालने के कहीं पैसे नहीं लगते हैं, बस ये है कि अगर वो जॉब आप कहीं दिला देंगे तो आपसे थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी मांगेंगे, विच इज़ बाय फार लीगल इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो इल्लीगल कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जॉब दिलाने के बाद, जॉब ही नहीं दिला रहे और आपसे पैसा ले लेंगे तो वो तो स्कैम हो गया ना, वो नहीं करना है। तो आप इंश्योर करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी एजेंसी से, रेप्यूटेड जॉब एजेंसीज़ के पास जाओ, पोर्टल्स वालों के पास जाओ और अपना स्मार्टली दिमाग लगाओ। डोंट फॉल फॉर स्कैम्स, बहुत होते हैं। आपको अपने आप को सेव करना है उन सब चीज़ों से। तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपने फॉलो कर ली और इतनी सारी आपको नए तरीके से, और हर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके के सारे जॉब सर्च के हर पहलू को आपने एक्सप्लोर कर दिया है, आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी, और सक्सेसफुल आप होके रहोगे। कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी सीखने के लिए मिलेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।